नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं डीएफ टॉक्स बाई आदि। तो मैं पहले आदि जी का स्वागत कर लेता हूं। आदि भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जब हम बंगाल के बीच में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बंगाली मानस इस बार क्या सोच रहा है, बदलाव होगा नहीं होगा, उसी दौरान रमजान के जिन महीनों में हम लोग अक्सर इस देश में बहुत सुनते हैं, आपको याद होगा, हर आदमी यही समझाता है कि इस दिन नहीं करना है, बड़ा समय चल रहा है और हमको क्या क्या करना है। उस वक्त लाशें गिर रही हैं, उम्मा लाशें गिरा रहा उम्मा की। हमारे यहाँ तो नारे लगते हैं कि भाई पूरा दुनिया एक है और हम लोगों का तो कोई हो नहीं सकता। ये क्या खेल हो रहा है, इसका वजह क्या है, ये बताइए पहले तो। सर, उसको आसिम मुनीर को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए था, वो कर रहा है। सबसे बड़ी चीज तो वही है, आसिम मुनीर के पास ऑप्शंस बड़े कम बचे हैं। अब उसको अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल देखनी है, अपनी देश के अंदर सर्वाइवल देखनी है, और जो जिस जगह पे वो आके खड़ा है वो अच्छी अच्छी जगह नहीं है। एंड होता क्या है सर, ऐसी जगह पे जब आप आके खड़े होते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक एकजुटता की कॉल देनी होती है। अब पाकिस्तान में तो एकजुटता क्या होती है, लड़ाई कर लो किसी के साथ। भारत के साथ करोगे तो पिटाई होगी, अफ़गानिस्तान के साथ कर लोगे तो भी पिटाई होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। तो बेस्ट ऑफ द 2। दूसरा सर, कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि अमेरिका ने भी कुछ इनको उँगल करी है कि भैया जाके तुम थोड़ा पंगा लो अफ़गानिस्तान से। कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान से कुछ चीज़ें माँगी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, वो मेरे ख़्याल से मना कर रहा है अभी। तो उसके ऊपर कुछ प्रेशर डालने की भी कोशिश है, तो उस इसको भी मिल जाता है, उसको भी मिल जाता है, दोनों तरफ से। बट ज़्यादातर तो आसिम मुनीर का खेल लगता है ये, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे बड़ी टेढ़ी सिचुएशन में है। घर पे बलूचिस्तान में चीज़ें चल रही हैं। केपीके में चीज़ें चल रही हैं, इमरान खान का पूरा चक्कर चल रहा है। खाने-पीने का तो वैसे ही वो तो नॉर्मल ही है पाकिस्तान के अंदर। तो किस तरह आसिम मुनीर अपने आप से ये जो बड़े-बड़े फेलियर हैं, उसको किस तरह से साइड में करेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है सर। तो ईज़ी चीज़ है कि आप न्यूज़ साइकिल चेंज करो। लोगों को बात कुछ डिफरेंट कराओ। और यही दिखता है सर, आसिम मुनीर ने बेसिकली न्यूज़ साइकिल चेंज करा है, नहीं तो कोई ऐसा रीज़न नहीं था। कोई ऐसा नया चीज़ हुआ नहीं कि भैया तुमको जाके काबुल में बॉम्ब करना है, ये करना है, वो करना है। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया इन्होंने। एक और चीज़ है सर यहाँ पर कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये प्रेशर के अंदर रहेगा, कंटीन्यूअस प्रेशर में रहेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ और ऐसे-ऐसे करतूतें, हमको भी थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, कोई भरोसा नहीं इधर पे भी कुछ बेवकूफ़ी करे इधर पे। मैं अटैक-वटैक की बात तो ठीक है, वो भी कर सकता है, बट यहाँ पर कुछ टेररिस्ट टाइप एक्टिविटी या कुछ पंगे लेने के लिए। अब देखिए सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इसका जो देश तो क्या बोलूँ मैं सर, पाकिस्तान को देश बोल के भी मैं तो बोलता ही नहीं, मानता ही नहीं पहले तो देश है वो। वो बहुत बुरे हाल में है। आपको जैसे मैं बता रहा था, बलूचिस्तान में अगर आप देखो सर, इस टाइम पे घूमना मुश्किल है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। केपीके में घूमना मुश्किल है। कई जगहों के अंदर उनका एक वो आर्मी कर्नल का एक वीडियो लीक हुआ है, ऑडियो लीक हुआ है, उसके अंदर तो वो कह रहा है कि साहब हम तो बिना बुलेट प्रूफ के बाहर नहीं जा सकते। हमारे तो सामान नहीं, रोज़ 1-1 दिन के लिए सामान लेके आते हैं, क्योंकि अगर बड़ा सामान लेके आओ तो रोक लेते हैं तालिबान वाले और बोलते हैं भैया किसके लिए लेके जा रहे हो? आर्मी के लिए लेके जा रहे हो, हम नहीं लेके जाने देंगे और ये सब। तो ये बड़ा एक पेचीदा-सा सिचुएशन है, जहाँ पर इतनी मार पड़ रही है चारों तरफ से, उसके बाद आप एक और पंगे ले लो कि भैया और मार पड़े तुमको। अब ये बड़ा अजीब-सा है सर, बड़ा अजीब-सी ये सिचुएशन है। कहाँ से वो निकलेगा, किधर से निकलेगा, क्या करेगा? ये बड़ा टेढ़ा-सा गेम है। क्योंकि देखिए सर, एक एक और चीज़ है, इसकी सपोर्ट कौन करेगा आके? सुबह से ये फ़ोन कर रहा है, कतर को फ़ोन कर रहा है, कभी सऊदी अरेबिया को फ़ोन कर रहा है, कभी इधर फ़ोन कर रहा है, कभी उधर फ़ोन कर रहा है, लेकिन कोई अभी तक कुछ बड़ा दिखा नहीं है। जो एक चीज़ दिख रही है वही कतर, तुर्की का एक जो है वो, हाँ जी, इधर बात कर लो यार, ठंडे कर लो ये वो, जो पहले भी हुआ था। और जब पहले हुआ था इन लोगों ने बदतमीज़ी करी थी वहाँ पर, टर्की के साथ भी और कतर के साथ भी बदतमीज़ी करके आए थे। उसके बाद टर्की के साथ इनके काफ़ी रिलेशन खराब हो गए थे। जिसको ठीक करने के लिए अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ भागता हुआ गया टर्की के अंदर कि कतर में अमीर-वमीर से मिला नहीं जी, सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये तो कतर के बारे में तो ये बोलते हैं अपने टीवी में कि कतर आजकल टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है।
तालिबान को सपोर्ट कर रहा है हमारे खिलाफ। तो ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं सर, बड़े डेस्परेट सा है, कोई इनका कुछ प्लान प्लून मेरे को दिख नहीं रहा। इन्होंने करा क्या है, इस अटेंशन डाइवर्शन के अलावा मेरे को कुछ दिखता नहीं है सर। बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन आप दर्शकों को चूंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये असीम मुनीर का मसला जरूर समझाइए, क्योंकि असीम मुनीर एक तरह से जनरली आपके ज्यादातर दर्शक मेरे पास जो हैं वो अक्सर हमेशा आपके बारे में लिखते हैं, और मुझे मैं भले ही भूल जाऊं वो नहीं भूलते हैं कि ये आपने बुलाया नहीं, आपने बुलाया नहीं। तो फिर भी हम लोगों को बताना होता है हर बार दर्शकों को अपनी खबर के बारे में, क्योंकि आसिम मुनीर को लेकर ऐसा क्या चल रहा पाकिस्तान में, वो आदमी कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि एक ऐसा लीजेंड जो उनका नायक था, जो पिच पर जीत दिलाता था, फिर जनता ने, भले ही वो आर्मी ने पुश किया हो, लेकिन आपने देखा उसने जनता में इतनी वो तो अर्जित की थी कि आखिरकार पहली बार नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग पहली बार कह रहे थे, लेकिन याद होगा 71 की हार के बाद भी पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत मार पड़ने लगी थी सड़कों पर, वो वर्दी पहन के नहीं जाते थे। ऐसा दोबारा इमरान खान के जेल में जाने के वक्त हुआ था, लेकिन अब उसके भी आप पार आ गया। तो ये असीम मुनीर का खेल क्या है, वो चाहता क्या है, और क्या उसका एक प्लान कभी सक्सेस होगा? क्या वो जिया उल हक में अपने आप में जिया उल हक देख रहा है? सर वो करतूतें तो वही कर रहा है जो जियाउल हक कर नहीं पाया। ठीक है, तो ये एक बड़ी क्लियर चीज समझ में आनी चाहिए। जो जियाउल हक का एक प्लान था, और उसका एक इंटरव्यू है सर जियाउल हक का, जहां उसने खुले में बोला है कि भाई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक मिलिट्री का रोल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अब ऐसा है कि ये चीजें तो इनके अब काफी टाइम से है कि ये लोग यू नो पावर लेना चाहते हैं, और पावर इनके हाथ में भी है सर। ये अपने आप को एकदम सेंटर पॉइंट पे लाके इनको क्या मिलता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सर क्या होता है, देखिए ये कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई थोड़ा दिमाग होता है, बट पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं है। आपने अगर ठीक है पूरा डोरी अपने हाथ में रखनी है, वैसे भी आपके हाथ में ही है, ठीक है जी। तो आपको लीगलाइज़ क्यों करना है? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो लात तो आपको ही पड़ेगी। अब इतनी सोच भी नहीं है इनके अंदर। अब देखिए देश में क्या चल रहा है, इनके जो भी देश-दूष जो भी बोल लीजिए, क्या चल रहा है सर? इनके चल रहा है आजकल ड्रामा कंप्लीटली। अ, इमरान खान को देखिए सर। अब आसिम मुनीर का दिमाग देखिए सर, ये इमरान खान का जो पूरा चक्कर चल रहा है, बड़े आराम से इसको सॉर्ट आउट कर सकता था। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है तुमने, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल के रखो उसको, अंदर रखो, कोई कोई टेंशन नहीं है। बट उसको किसी को मिलने नहीं दे रहे। नाउ सर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि भई आपका कोई रिलेटिव है, जेल के अंदर है, आपको उसको हर ट्यूसडे, वेडनेसडे को मिलने की आपको एक वो है कि भैया आप जाके मिल लो इससे। अब सडनली आप बंद कर देते हो। उससे क्या होगा सर? सबसे बड़ी चीज़ है, उससे गुस्सा बढ़ेगा, और 3-4 हफ्ते तक मिलना ही बंद कर देते हो। उसके ऊपर ड्रामे कर रहे हो आप, नहीं मैं नहीं मिलने दूँगा। अब होता क्या है सर, प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, अगर उसकी सीटी ना निकलवाने दो तो फटेगा। तो इमरान खान की सिचुएशन अब आप देख लीजिए, फट रही है। उसकी आँख खत्म हो गई एक, रात-रात को लेके जाके उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। आधी रात को उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल, अभी 1-2 दिन हॉस्पिटल रखा, फिर जेल भेज दिया। तो होता क्या है सर, फैमिली के अंदर एक वो बनता है, या तो तुम फैमिली को मिला दो, साथ में रखो उसको, तो क्या रहेगा, पूरा प्रेशर नीचे रहेगा। बट इसने ये भी प्रेशर बना रखा है। बलूचिस्तान में पिछले महीने में आप देखिए सर, 48 जगहों पे हमले हुए हैं, 2 दिन के अंदर। 48 जगह! आप सोच सकते हैं कभी भारत में 48 जगहों में एक साथ हमले हों? हमने कश्मीर भी देखा है, हमने नॉर्थ ईस्ट भी देखा है, हमने ये लाल लंगूर जो घूमते थे वो उनको भी देखा है। 48 जगहों में तो कभी हमला नहीं हुआ। और 48 जगहों में हमला, वो जो एक सूबा है इनका, स्टेट है, जो मर्ज़ी बोल लीजिए आप, वो इनके हाथ में नहीं है सर। कैसे एक्सप्लेन करेगा ये लोगों को? तो एक्सप्लेन करने को वो टॉपिक ही चेंज कर देता है, जैसे मैं आपको बोल रहा था। आसिम मुनीर एक कंट्रोल फ्रीक है सर, उसको मतलब सब कुछ अपने हाथ में चाहिए। अब अमेरिकन को सेट सेट करने के लिए इन्होंने क्या करा सर, इन्होंने जाके अमेरिका के वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पूरे मतलब खूब सारे पैसे-पूसे खिला दिए, उनकी फैमिली को खिला दिए,
लॉबिंग फर्म कर ली, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, सब कुछ कर दिया। एंड में क्या हुआ सर? उसको एकदम लट्टू की तरह यूज करते हैं वो, कि भाई तू इधर आ, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, एब्सोल्यूट लट्टू। और आप उसके प्रधानमंत्री को देखिए सर, उसका अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है, बैठ जा, बैठ जाता है। सर ये कौन सा है? तो ये बेसिकली आसिम मुनीर का खेल है कि भैया इसको जरा मैं चलाऊंगा पीछे से, तुम जरा सामने रहो, जो भीख भूख मांगनी है तुम करो, ये जो भी काम करना है। एंड इसके अंदर देखिए सर, सबसे बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लगती है, जो जो भी ये सो कॉल्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, कि आप अगर देखें इसको कि भाई किस तरह तुम जा रहे हो, किधर तुम्हारा प्लान क्या है, कुछ नहीं पता सर। किसी को धेले का कुछ नहीं पता कि किसका प्लान कहां पर है, किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है, किसने क्या, कुछ नहीं है। एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन, तीसरे दिन से चौथे दिन चली जा रहे हैं बस गधों की तरह। तो इनकी जनता भी वैसी है। अब तालिबान के साथ क्या है, मैं आपको बताता हूं सर। ये बोलते हैं हमको रिजीम चेंज करना है, तालिबान हमारे फेवर में नहीं है तो हमको रिजीम चेंज करना है अफगानिस्तान के अंदर, खुले में बोल रहे हैं अभी। उसके लिए क्या करते हैं, तालिबान में दो गुट हैं, एक कांदाहार का गुट है, एक काबुल का गुट है। कांदाहार, काबुल, हकानी और हैबतुल्लाह जो है, उन दोनों का गुट है। उनमें डिसएग्रीमेंट्स होते हैं थोड़े से, कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब ये तो कोई है नहीं सर, ये बोर्ड रूम में बैठ के बात करने वाले तो लोग हैं नहीं, तो ये सब भी होता है उधर पे, उसमें उंगली करते रहते हैं। और वहां पर न्यूज फैलाएंगे, देखो जी यहाँ पर लड़ाई हो गई, गोलियां चल गई, ये कुछ नहीं होता, वो लड़ाई होती है ठीक है, बट उसके अंदर गोलियां चल गई, ये हो गया जी, हम पूरा रिजीम चेंज करेंगे यहाँ पर। बेसिकली चक्कर क्या है सर, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भाई साहब पहली बारी जिंदगी में उसकी एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हुई है कि दोनों फ्रंट से दब रहा है वो। पूरी उम्र उसने निकाल दी चाइना के साथ लट्टूबाजी करके भारत को दो फ्रंट में दबाने के लिए। बीच में देखिए बांग्लादेश को खड़ा करने की कोशिश करी इसने कि भैया दूसरे फ्रंट से वहां से मैं कुछ करूं, लेकिन हुआ क्या एट द एंड ऑफ इट रिजल्ट कि खुद फंस रहा है बीच में। अब इसको वो धक्का मार रहा है कि पीछे, नहीं 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 मैं नहीं मानता, ये नहीं, मेरे को हटाओ उसको, ये नहीं, किस तरह से ये जो रो रहा है एकदम बच्चे की तरह रो रहा है। तो ये चीज आपको दिखती है सर, ये डेस्परेशन है। तो आसिम मुनीर जिसको लोग बोलते हैं भैया बड़ा स्मार्ट है, बड़ा ये है, ये स्मार्ट स्मूट नहीं है सर, ये बेसिकली एक एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पर इसको पता है अगर इसने ऐसी चीजें ना करी, इसको कोई किसी ने निकाल के बाहर मारना है। और पाकिस्तान में जब ऐसे कोई निकाल के बाहर मारता है ना सर, फिर उसका हर्ष ठीक नहीं होता। वो जी। चीज हमने देखी, जो इनका 9 मई का एक बड़ा इंसिडेंट है, जैसे आपने बताया इमरान खान के टाइम पे कोर कमांडर के घर में घुस गए, ये सब। अब एक वो डर तो है ही कि यार कल को मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अपनी फैमिली को बाहर भेज चुका है, सबको पासपोर्ट वासपोर्ट दिलवा दिए उसने ट्रम्प से, खुद के लिए भी एक नया जहाज, मतलब वो मेरे ख्याल से सारा टाइम 24 आवर्स रेडी में रहता होगा, जब आसिम मुनीर साहब को भागना है तो जब बैठो जहाज में निकल जाओ वहां से। तो ये बड़ी डेस्परेट सिचुएशन है जिसमें ये खड़ा हुआ है सर, और ये और ऐसी बेवकूफियां करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल मैं एक चीज देख रहा हूं कि ये बात सही है कि वो इनका इस्तेमाल करना चाहता है रिजीम चेंज करना, क्योंकि रिजीम चेंज करने की हालत तो अमेरिका की नहीं हुई। मैं दो चीजों को क्लियर देखने की कोशिश करता हूं, चूंकि उस तरह नहीं देखता मैं, तो इतिहास को जितना पढ़ा मैंने उसके हिसाब से मैं समझता हूं। क्योंकि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान को ऐसे नहीं कहा जाता, जो अफगानिस्तान में इन्वेड करेगा उसका ग्रेवयार्ड बनेगा। अफगानिस्तान बाहर किसी का ग्रेवयार्ड अगर हम लोग हिंदुस्तान के हमलों को छोड़ दें, जो कि इस्लामिक उस समय हुए गजनी से लेके तमाम, उसके बाद की दुनिया में कभी अफगानिस्तान का बाहर मुझे नहीं याद आता। आप अगर उसमें गौर करें तो आप, ये सर क्यों? जो सिख एम्पायर था महाराजा रणजीत सिंह का, वो गया था वहां तक, ऐसी बात नहीं है। देखिए चक्कर क्या है, अफगानिस्तान के जो लोग आज तक जो इस जगह पे आके बैठे हैं, आप किसी भी एक सिचुएशन को देखिए सर, अफगानिस्तान में जब भी लड़ाई हुई है सोवियत से लेकर, सोवियत एक आदमी से थोड़ी लड़ रहा था सर, वो अमेरिका से लड़ रहा था, पाकिस्तान से लड़ रहा था, अफगानिस्तान से लड़ रहा था। जब अमेरिका अंदर गया, अमेरिका पाकिस्तान से लड़ रहा था, अफगानिस्तान से लड़ रहा था,
और भी वहां पर 3-4 लोग जो पीछे बीच में, चाइना भी बड़ा उनको हेल्प करता था। तो अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर सबका इंटरेस्ट है और सबके कांटेक्ट है और उस जगह को यूज किया जाता है। तभी आप देखते हैं जो ये एक मिथ बना है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। मतलब उस बात को अच्छा हुआ आपने क्लियर किया, लेकिन बट एक और बट आपकी आपकी एक बात है, मैं एक सेकंड, इफ यू डोंट माइंड सर। जी जी होता क्या है अफगानिस्तान के अंदर कि ये जो मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि एक फ्री लैंड है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर और ये सब चीजें नहीं है और एक फाइटिंग पॉपुलेशन है, लड़ते हैं ये, तो बड़ी आराम से चीज हाथ से निकल जाती है। ये है सर पॉइंट। हाँ, मैं उसमें मेरा सवाल बस उसको थोड़ा सा और कर दे कि ये लोग बाहर कभी इतने बड़े नहीं हो पाए। वैसे बात आपकी सही है कि महाराजा रणजीत सिंह ने तो खैर उनका जो बजाया था हाल, और हरि सिंह नलवा के आने से तो कहते थे पठानों के गर्भ गिर अरगड़ी जाया की करते स्त्रियों जी। के। ये सब है, और बहुत सारे हम लोगों ने वो कहावतें भी सुनी है जो पंजाबी में है। लेकिन हाल फिलहाल में भी आप गौर करेंगे तो वो ज्योग्राफिकल रेंट वसूलते हैं। एज ए कंट्री का कोई जो एक स्ट्रक्चर होता है वो वहां नहीं है। वो चाहे आपने, हम लोगों ने दाऊद के जाने के बाद या जहीर शाह के जाने के बाद उस तरह का कोई कंसेप्ट वहां नहीं था। उसके बाद जो कम्युनिस्ट आते रहे तो वो जैसा उस समय दुनिया में एक रिवाज था कि कम्युनिस्टों ने इस्लामिक लोगों के लिए जगह तैयार की थी, तो उन्होंने बेचारों ने केचुओं की तरह एक जमीन को उपजाऊ किया। बाद में किसान आए, उन्होंने उस पर कब्जा किया। लेकिन जो 6 ग्रुप थे, आपको याद होगा, हिजब इस्लामी से लेके तमाम चीजें, जी वो जी लोग जो जिनको बैठ के एक वो बुरहानुद्दीन रब्बानी और तमाम लोगों को हम देखा करते थे। आज की डेट में अगर पाकिस्तान रिजीम चेंज करने की सोचता है तो वहां ना तो कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद है जो प्रशासनिक जगह ले। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई चीज तो होगी जो कहीं रूल करेगी। वहां कोई रूल तो कुछ है नहीं। वहां कुछ गुंडे हैं, कुछ या तालिबानी है जिनको अब हिंदुस्तान जिनको मदद दे रहा है। भाई आज तो हमने अपना कदम तो चलाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन्वेड करने की कोशिश कर सकता है कि नहीं? क्योंकि अफगानिस्तान एक रेगुलर आर्मी नहीं है। अफगानिस्तान के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। और पाकिस्तान में हम जो भी कहें, हम लोग मानते हैं चूंकि हमारे सामने है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसा ढांचा जरूर है मिलिट्री का जो कम से कम उसको अन्य इस्लामिक मुल्कों से थोड़ा अलग करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रेगुलर वार होगा, इसकी कोई सिचुएशंस या कोई संभावना आपके जहन में उभर के आती है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी तो सर, उनके जी नहीं बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन एक चीज आपको समझना चाहिए सर। रेगुलर वॉर होती है जब बॉर्डर लाइन डिफाइंड होती है। जी ठीक है, आपकी बॉर्डर ये डिफाइंड है कि भैया ये मेरी जगह है, ये लाइन खड़ी है ना बीच में स्क्रीन के, ये आपकी जगह है, वो मेरी जगह है। अब भैया आपको मेरे को लड़ना है तो मुझे पता है मुझे इस ये लाइन को क्रॉस करना है, आपको लड़ना है तो आपको पता है मेरे को इस लाइन को क्रॉस करना है। सर पाकिस्तान के तो अंदर ही फूट है, तालिबान तो पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, तो बॉर्डर लाइन कहाँ है? तो रेगुलर फाइट के लिए आप बोल रहे हो कि अगर जैसे टैंक जाएंगे, ये जाएंगे, हाँ ठीक है, घुस जाएंगे वो अफगानिस्तान के अंदर, घुस जाएंगे, कोई बात नहीं। और अफगान को भी पता है अगर ऐसा कुछ होता है आने दो उनको अंदर, हाँ, वो इंतजार करते हैं। आने दो, आ जा, फिर पीछे से बजाएंगे इनकी। अब देखिए सर, ये क्या है, ये रेगुलर वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है, जब ये दो क्लैश करते हैं सर, गुरिल्ला वॉरफेयर हमेशा ऊपर आती है। गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ने की जो टैक्टिक होती है ना, वो अलग होती है सर। आप ये टैंक टूंक से नहीं लड़ सकते, आपको इनकी नसें काटनी होती हैं। यू हैव टू कट, एरिया को सैनिटाइज करके इनको कट करना पड़ता है पूरी तरह से। वो एक बड़ा डिफरेंट सा गेम है। अगर आप देखिए कश्मीर के अंदर 90 के दशक के अंदर जब ये यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई थी सर, आपको तो याद होगा, वहां तो जी जी, खुले में घूमते थे लड़के AK-47 लेके। बड़े आराम से, बड़े आराम से। ठीक है जी, एक जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शुरू करे, एक इनकाउंटर में 10-10, 12-12, 15-15 टेररिस्ट मारते थे। हजारों में टेररिस्ट होते थे कश्मीर के अंदर। वो गुरिल्ला वॉरफेयर थी। बट उसको भी देखिए टाइम लग के धीरे धीरे, बट इसके अंदर क्या था, हमारे पास एक एडवांटेज था कि हम लोग अपनी बाउंड्री सील करके फिर अंदर से इसको क्रश कर रहे थे। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऐसे जा ही नहीं सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जहां जाएगा
पाकिस्तान के अंदर बम फटेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज देखिए दिन में क्या हुआ है सर, उनके इस्लामाबाद में उन्होंने मारा है, कराची में आके एक बम फटा, पेशावर में बम फट रहे हैं, ड्रोन से फेंक रहे हैं वो अंदर चीजें। तो होता क्या है सर, जब एक रेगुलर आर्मी इस चीज को देखती है कि यार मैं यहां लड़ रहा हूं लेकिन साले धमाके यहां हो रहे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और ये जब धमाके पीछे होते हैं ना सर, आपकी सप्लाई लाइन कट जाती है। अब अगर आप केपीके के जगह के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर अगर आप अपनी गाड़ियां फ्रंट पे नहीं लेके जा पा रहे, बीच में आईईडी फटती है, ये होता है, वो होता है, तो फिर तो पाकिस्तान जो ये चीजें कर रहा है इसमें कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज़ जाके वहाँ बॉम्ब फेंक दिए बस। अच्छा, दूसरा आपने पूछा सर कौन से गुट हैं आजकल पाकिस्तान में, जो अफ़गानिस्तान में जिनके साथ ये काम कर सकता है। एक है सर एनआरएफ है नॉर्थ में, ठीक है? उसकी अहमद शाह मसूद के बेटे की जो अहमद मसूद है, बट अहमद मसूद का सर कोई कोई उसमें पॉपुलैरिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है? अहमद मसूद इस टाइम पे बेल्जियम में बैठा है। कोई सुनता नहीं है, कोई सुनाता नहीं है। दूसरा चीज़, एनआरएफ ने अपनी पूरी उम्र पाकिस्तान के साथ लड़ाई करी है। कल परसों में खबर सॉरी खबर आई कि इन लोगों ने दोस्ती कर ली। ना लोग बोलेंगे यार पूरी उम्र तुमने इनके साथ लड़ा, आप जाके दोस्ती कर रहे, क्या है यार ये? यू नो पूरी उम्र तो तुम एक-दूसरे को मारने के चक्कर में थे। अहमद मसूद के अपने बाप को, अहमद शाह मसूद को अल-कायदा ने मारा था 2 दिन पहले 9/11 के। हाँ, जो पत्रकार के तौर पे गए थे, देन स्टार्ट द होगा। ठीक है जी, वो कहाँ से गए थे? वो यहीं से पाकिस्तान से गए थे। तो अगर ये इनके साथ बैठ रहे हैं तो फिर तो सर दूसरा चीज़ क्या है सर, एक चीज़ बता दूँ, अफ़गानिस्तान में एक चीज़ है, तालिबान को कोई पसंद नहीं करता, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो उल्टे-सीधे ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो पसंद नहीं करते। बट एक चीज़ जो वहाँ पर इम्प्रूव हुई है कि करप्शन पे इन लोगों ने, तालिबान ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर एंड करप्शन पे अब वो जो मर्ज़ी टेढ़ा-मेढ़ा लॉ एंड ऑर्डर उनका है, जो मर्ज़ी है। दूसरा, भुखमरी नहीं हुई वहाँ पर। अब जब से तालिबान आया, उसने एक चीज़ देखी कि यार भुखमरी ना हो, ड्रग्स कम करे उसने। सो जो एक आम आदमी की वहाँ पर एक वो थी ना कि यार ये ड्रग्स में मेरे पूरी जनरेशन खराब हो रही है, मेरे पास खाने को नहीं है, कोई भी आके गोली मार के चले जाता है, ये क्या हो रहा है? जब से ये लोग आए हैं, सबको पता है भई तालिबान गोली मार सकता है, कोई और नहीं है। इधर-उधर कोई अमेरिकन नहीं बैठा, कोई फ्रेंच नहीं बैठा, कोई साला इधर-उधर का कुछ नहीं है। यही है, ठीक है, इनसे बच के रहो, ठीक है, ज़िंदगी जियो। और जो अफ़गान कौम है ना, वो अपने आप को मोल्ड कर लेती है सर। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है लेडीज़ के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा आवाज़ उठेगी अर्बन अफ़गानिस्तान में, कांधार में, काबुल में, हेरात में, बड़े-बड़े जो शहर हैं इनके। जो इनके रूरल एरियाज़ है, वहाँ तो सर वही लॉ तो वो तो चल ही रहा है पहले ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उनको। जो गाँव में लेडीज़ हैं, उनको तो वो रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी हैं, तो उनको कोई डिफरेंस लगता नहीं है, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, क्या प्रॉब्लम है? अर्बनाइज्ड अफ़गानिस्तान जो छोटा तबका है, बट फिर भी एक लाउड तबका है, दुनिया में बात करता है, उनकी चीज़ें फ़िल्मों में बाहर आती हैं, ये होता है, वो होता है। तो वहाँ पर ये थोड़ा दिखता है। बट ओवरऑल एक चीज़ देखेंगे कि इन लोगों ने एक जो देश एकदम टेढ़ा-मेढ़ा रहता था 40 साल से, उसको कुछ एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दी है कि हाँ यार, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पाकिस्तानियों को ठोकते हैं। एक वो नेशनलिज़्म आया है इनके अंदर, चाहे वो तालिबान एक चीज़ याद करिएगा, कल को अगर तालिबान भी जाता है, तो वो जो नेशनलिज़्म है, वो हट नहीं सकता सर। कोई भी सत्ता में बैठे वहाँ पर, चाहे जो मर्ज़ी हो, वो ड्यूरेंट लाइन को मान नहीं सकता। जो पाकिस्तानियों का कोर डिमांड है, नहीं मान सकता वो। वो इस तालिबान ने नहीं मानी, वो वो जो पहले जो यूएस बैक्ड गवर्नमेंट थी, उसने नहीं मानी, जो तालिबान नंबर 1 था, उसने भी नहीं मानी थी, जो पाकिस्तान के इतने अच्छे दोस्त थे। ठीक है? तो ये एक इतना ईज़ी सिचुएशन नहीं है कि अब मैं तालिबान हटा दूँगा, उसके बाद मैं अब अफ़गानिस्तान, वो होगा नहीं। अफ़गानों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज़्म आया है कि यार ये मेरा देश है।
ऊपर से जब पाकिस्तान आके हमले करता है इनके ऊपर, तो वो बोलते हैं साले ये हमारे देश में आके हमको मार रहे हैं, हमारे देश में। तो लोग जाते हैं लड़ने के लिए। ये एक चीज इन गधों को समझ में नहीं आ रही कि आप जब इनको मारते हो, आके एयर स्ट्राइक करते हो, वो देश और एकजुट होता है। वो बोलते हैं यार तालिबान है, जो मर्जी है, लेकिन है तो हमारे ना, अफगान ही है ना, बाहर से तो कोई नहीं है। कोई नहीं, मैं इसके पीछे खड़ा रहूंगा, पहले उसको मारेंगे फिर तेरे को देखेंगे। ये एक कोड होता है सर पश्तूनों का, पश्तून जी वली जिसको बोलते हैं, ये कोड है। आपस में इनकी लड़ाई हो रही होगी, भाई से भाई लड़ रहा होगा, तीसरा बंदा अगर बीच में आता है, भाई से भाई दोस्ती हो जाएगी, तीसरे को मारेंगे पहले, उसके बाद मारेंगे एक दूसरे को। वो एक दूसरे की फाइट चलती रहेगी, चाहे वो इस जनरेशन में नहीं तो अगली 3 जनरेशन तक चले, कोई टेंशन नहीं है। पश्तूनों में एक चीज बोलते हैं सर, अगर 100 साल के बाद बदला लिया तो भी जल्दी ले लिया। ये कहते हैं। है ना? आपने सुनी हाँ होगी ये चीज, ये तो बहुत हाँ, पुरानी है। जी जी। तो इनको देखिए सर, ये सब काम करके पाकिस्तानी इनको और जोड़ रहा है। ये गधे हैं। देखिए सर, आपकी जो दुश्मन होता है ना, आपको पढ़ना पड़ता है वो किस तरह बिहेव करता है, उसके हिसाब से आपको मारना पड़ता है इसको। आपने ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में इसको नीचे लिताड़ दिया, और आपको पता था ये गिरेगा कभी ना कभी जाके। हाँ, बचाओ, फोन आए आपको, जी ऐसा छोड़ दो छोड़ दो, नहीं उसको बोलो, फोन करेगा, जी माँ मैं अभी और नहीं लड़ना। आपको एग्जैक्टली पता था वो कहां जाने वाला है, तो आपने उसको काउंटर करा, क्योंकि आपको उसकी मानसिकता पता है। इन गधों को अफगानों की मानसिकता नहीं पता, और इन जी लोगों ने ये जो मानसिकता का खेल है ना सर, ये पूरी तरह से देखिए सर, हर चीज डंडे से नहीं मार सकते आप, दिमाग से भी आपको सोचना पड़ता है, और पाकिस्तानियों के पास दिमाग तो है नहीं, सोचेंगे क्या सर वो, तो ये करते रहे, कोई टेंशन नहीं है। एक आखिरी सवाल मुझे बड़ा दिलचस्प, अब दर्शकों की भी उसमें है, हिंदुस्तान के लिए ये सिचुएशंस जो है, अभी तो भारत तालिबान को समर्थन भी मतलब दिख रहा है, उनको मदद भी कर रहा है, सारी चीजें हैं। भारत के लिए ये सिचुएशंस किस तरह से बेहतर लग रही है, और जो एक मिथ तो जरूर टूट रहा होगा यहाँ बैठे हुए, जो जिहादी आइडियोलॉजी जो इस देश में बहुत सरवाइव करती है, जो ये कहती है जिसको हर चीज अरब जैसी, जैसे मसाजिद भी हो गई हैं, रमदान भी हो गए हैं, जो सब चीजें हैं, तो वो एक बड़ा वर्ड आपने देखा होगा इस्तेमाल करते हैं कि साहब इस समय जो है रमजान में कोई भी गलत हरकत नहीं होगी। अरे मतलब कहाँ से, ये जो है, एक तो भारत को क्या होने जा रहा है और एक इस आइडियोलॉजी का क्या फायदा। जी देखिए सर, भारत के इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और खुले में जो चीजें होती हैं वो होती हैं, और छुपके भी चीजें होती हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब क्या होती है मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसे तो मैं मानता हूं हम बुद्ध के देश हैं, हम ऐसे गलत काम करते नहीं, गंदे काम बिल्कुल हम करते नहीं ऐसे काम। होता है सर, ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात ना करें तो बेहतर रहता है। भारत के लिए तो बहुत अच्छी चीज है सर, इस टाइम पे आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करते रहो, अपनी आर्मी को बोलो चल भाई ले जाओ भाई, एक एक रेजिमेंट टैंक की जरा ले जाओ जैसलमेर के पास कहीं पे घुमाओ, वहां पर पाकिस्तानियों को पता चलेगा, रोएंगे ओ ये क्या हो रहा है। प्रेशर डालो इसके ऊपर, और वो प्रेशर आप खुले में नहीं डालोगे, आप शांति से डालोगे। आपकी एयरफोर्स उड़ेगी एग्रेसिव फॉर्मेशंस में उसके आसपास, बॉर्डर नहीं क्रॉस करोगे आप, बस एग्रेसिवली फ्लाइंग करोगे ज्यादा। उससे क्या होता है, इनको भी करना पड़ता है, इनकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, आप ड्रोन भेजने शुरू करोगे। अब ये चीज न्यूज में तो आएगी नहीं सर। अगर कोई सोचता है कि भाई आर्मी सुबह उठ के सबको व्हाट्सएप करेगी कि आज कल रात को मैंने 10 ड्रोन भेजे पाकिस्तानियों को तंग करने के लिए, ये तो कभी आएगा नहीं बाहर। तो ये सब चीजें करी जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इससे होता क्या है, पाकिस्तान को स्प्लिट किया जाता है, आप उसकी अटेंशन स्प्लिट कर रहे हो कि यार हेलो चाचा जी, हम इधर पे भी खड़े हैं। तो जितना वो फोर्स उधर लेके जाना चाहता है, वो बोलता है नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ओहो, और ये कंफ्यूजन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग इसको हमारे बॉर्डर पे रखने पड़ते हैं सर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम। अब आप थोड़ा सा भी हिल जाओ तो वो नंबर बढ़ता रहता है फिर, क्योंकि उसको पता है, वहां तो उसको पता है कि भैया ऐसे बम पटाखे बजेंगे, ठीक है थोड़ा टाइम में कर लेंगे।
यहाँ पर अगर अंदर घुस गए तो फिर पंगा है, नाक कटेगी बहुत बुरी तरह से। तो आपके लिए तो एडवांटेजेस सिचुएशन है, और ये सिचुएशन आपके लिए, और ये ऐसी मुर्गी है सर, आपको अंडे देती रहेगी, क्योंकि ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ है ये तो अभी शुरू है। ठीक है, अभी आपने 2 राउंड देखे हैं, पिछले 3-4 महीने पहले 1 राउंड आया था। उसके बाद ये हाँ, रोए थे चारों तरफ जाके, कतर-वतर से पूरी भीख-वूख माँगी थी। उसके बाद अच्छा जी बंद, 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 ठीक है जी। अभी ये भी 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद बंद, बंद हो जाएगा, ठीक है। बट ये अकेला राउंड नहीं है ना, ये ऐसे आगे चलते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तानियों पे जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसके हमले तो होंगे, बलोच के हमले तो होंगे। तो अगर वो होंगे, तो फिर पाकिस्तानियों को फिर बेवकूफ़ी कुछ करनी पड़ेगी। फिर ये बेवकूफ़ी करेंगे, फिर ये तो ये एक साइकिल है सर। मार खाने का साइकिल है पाकिस्तानियों का। तो ठीक है, ये चलता रहेगा सर। इसमें आपको इसको करना क्या है सर, आपको इसकी कॉस्ट बढ़ानी है पाकिस्तानी की। ठीक है? बेसलाइन पॉलिसी आपकी होनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तानी कॉस्ट, जो उसको जो पैसे लगाने पड़ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, जो उसको रिसोर्स लगाने पड़ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, वो किस तरह ज़रा इंक्रीज़ करें। उससे होता क्या है सर, एक एक टाइम तक आप बेयर कर सकते हो, मतलब एक टाइम तक आप सह सकते हो वो प्रेशर, उसके बाद फिर नहीं कर पाते आप। एंड अगर पाकिस्तान उस टाइम पे कुछ करता है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी आपको करना है उसके बाद, पीओजेके की बात करें या सिंध की बात करें या जहां मर्जी, जो मर्जी है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। क्योंकि आप ऐसे तो अपने आप तो करोगे नहीं, भैया मैं चल भाई कल सुबह टैंक स्टार्ट करो यार, सिंध में घुस जाओ। तो आप वेट करोगे किसी मौके की। वो मौका चाहे वो देता है कैसे, या आप उससे दिलवाते हो, वो अलग चीज है सर। तो धन्यवाद। हालाँकि आपने रमज़ान का जो मामला है वो थोड़ा बताया हाँ, नहीं है, चलिए लेकिन चलिए वो भी जी, बात कर लेते हैं सर। जी, जी। देखिए सर, ये जो रमजान और ये सब, ये एक नैरेटिव है। ठीक है जी, ये नैरेटिव किसके लिए? एक यूनिटी दिखाने के लिए। अब इसमें थोड़ी-सी बात करते हैं। यूनिटी किस बात की बोल रहे हैं सर? शिया और सुन्नी के अंदर यूनिटी है? अच्छा, मेरे को पता नहीं था। अ, अहले हदीस और किसी और के बीच में, दाऊदियों के जो दाऊदियों वहाबी के बीच में, वहाबियों के बीच में यूनिटी है? पता नहीं सर। देवबंदी और बरेलवी के बीच में यूनिटी है? अच्छा, ये मैंने पहली बार ही सुना है। एक-दूसरे के मस्जिद में नहीं घुसते सर ये तो। चलिए ठीक है, रमज़ान मान लेते हैं एक ओवरऑल चीज़ है। ठीक है, बढ़िया है। अब रमज़ान के अंदर सऊदी अरेबिया से बात करके सऊदी अरेबिया ने अफ़गानिस्तान को बोला, यार रमज़ान का महीना है, तुम्हारे पास 3-4 ये पाकिस्तानी सोल्जर्स पकड़ रखे हैं, इनको छोड़ दो यार। एक-एक अच्छा जेस्चर दिखा दो, छोड़ दो। अफ़गान ने चल ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इन्होंने छोड़ दिए 3 बंदे। 3 दिन के बाद पाकिस्तानियों ने ये करा इनके साथ। अब ज़्यादातर अफ़गान भी तो सुन्नी है, पाकिस्तानी भी सुन्नी है, तो बताइए सर हाँ, फिर क्या क्या सेंस बनता है? तो ये तो नैरेटिव है सर, बोलने की बातें हैं कि नहीं-नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और इसमें क्या है कि जो एक विक्टिम दिखाना चाहता है अपने आप को, वो ये यूज़ करेगा। जो अफ़गानिस्तान आप देखेंगे ये यूज़ करेगा, बोलेगा देखो, रमज़ान के चलते हम तो अच्छे काम करने वाले थे, हमने तो इनके बंदे वापस करे, फ़ोटो है, और देखो ये कैसे बिहेव करते हैं हमारे साथ। ये देखिए सर, ये सब कहने वाली बातें हैं, बोलते हैं, बाकी ग्राउंड पे तो क्या होता है ये तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, हर कोई देखता है, कोई बात नहीं करता है इसके ऊपर। और बात इसलिए नहीं होता है, बोलते हैं यार, आपको भी पता है। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए इसके अंदर, सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, पाकिस्तानियों ने ये चीज़ करी, रमज़ान के महीने में जाके तुम मार रहे हो दूसरे मुसलमान को, ठीक है जी। ये यहाँ कहाँ से? ये तो गाज़ा में जाके मारने को तैयार हैं। पैसे दे दो उनको। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं। तो कौन-सा रमज़ान, कहाँ का रमज़ान सर, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है। अली, आपने बहुत अच्छे से अफ़गानिस्तान और उसके बारे में जो हम हमारे दर्शक मुझे लगता है जानना चाहते होंगे उनको समझाया, और वो आप जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट को आप देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करें, और साथ में डीईएफ टॉक में जो नहीं गया हो
उसको सबसे पहले जाकर देखना चाहिए। जिनको भी इंटरनेशनल हमारे पर्सपेक्टिव से समझना है स्ट्रेटजीज को, उनको बहुत अच्छे से, मैं भी हमेशा आदि को देखता हूं अपनी क्लैरिटी के लिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।